नमस्कार। नए साल के नए दिन में आप सभी का मैं अदिति स्वागत करती हूँ। मकर संक्रांति बस कुछ ही दूर है और आज 11 जनवरी हम श्री कैलाश सत्यार्थी जी के जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। श्री कैलाश सत्यार्थी बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हैं। विश्व भर में प्रसिद्ध श्री कैलाश सत्यार्थी जी का जन्मदिन बाल सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सत्यार्थी आंदोलन से जुड़े लोग और संगठन बाल सुरक्षा और बाल अधिकार से जुड़ी कुछ मजबूत और गहन बातें समाज के सामने रखते हैं। इनके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं इस पृथ्वी का भविष्य जो कि बच्चे हैं उनका संरक्षण हो सके। इसी कड़ी में एक कार्यक्रम मैं सत्यार्थी फाउंडेशन और वाणी प्रकाशन ग्रुप की ओर से लेकर प्रस्तुत हुई हूं। यह कार्यक्रम है कविता पाठ का। यह कविता पाठ 2 कारणों से अनुपम है। पहला ये कि इस कविता पाठ में जिन कविताओं को आप सुनेंगे, देखेंगे, वह कविताएं वाणी प्रकाशन ग्रुप द्वारा सत्यार्थी जी के नए कविता संग्रह से ली गई हैं। इस कविता संग्रह का नाम है आओ हवाओं का रुख मोड़े। दूसरा कारण ये कि इन कविताओं को प्रस्तुत करने वाले जो पर्सनालिटीज हैं, जो लोग हैं, वो अपनी कला के लिए तो समाज के शीर्षस्थ व्यक्तित्वों के रूप में जाने ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्तव्य निर्वाहन से राष्ट्र निर्माण की ओर जिस प्रकार से वो रोज योगदान देते हैं, वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको इस कविता पाठ की ओर ले चलती हूं। मालिनी जी से कौन परिचित नहीं है। मालिनी अवस्थी शास्त्रीय गायन में पारंगत और जनप्रिय लोक गायिका हैं। पद्मश्री से अलंकृत मालिनी अवस्थी हमारे बीच सामाजिक चिंतक के रूप में भी जानी जाती हैं। पिछले वर्ष कोरोना काल में जिस प्रकार से मालिनी अवस्थी जी ने अपने सह कलाकारों के लिए प्रयत्न किए, वो सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने की एक नई मिसाल के रूप में हम हमेशा याद रखेंगे। मालिनी अवस्थी जी की आवाज में आइए सुनते हैं कैलाश जी की कविता। नमस्कार, मैं मालिनी अवस्थी। सबसे पहले तो आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी को जन्म दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। आज 11 जनवरी को कैलाश जी बचपन दिवस के रूप में मनाते हैं और देश भर में बाल अधिकार के मुद्दे पर अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। कैलाश जी, आपकी पुस्तक आ रही है, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहती हूँ कि आज के दिन आपकी 2 कविताओं का मैं पाठ करूँ। 2 कविताएं जो मैंने चुनी है। पहली कविता आपने अपनी बेटी अस्मिता के जन्म पर 1985 में लिखी थी। पहले यही कविता पहली, जब तुम जन्मी मेरी बेटी। सोचता हूं धरती पर कब महका होगा पहला फूल, कब चहकी पहली चिड़ैया, कब हुई पहली भोर। उस एक दिन में हुआ था ये सब जिस दिन तू जन्मी मेरी बेटी। जब तू पहली बार मुस्कुराई तब उगा था पहला इंद्रधनुष। तेरे तुतला कर बोलने से संसार में उपजे पहले शब्द। बहना सीखा था हवाओं ने तेरी श्वासों से, और घुटनों चलना शुरू किया धरती ने, चांद ने। तेरे घुटनों पर चलने से तेरे रूठने पर किए गए इजाद, शंख, घंटे, घड़ियाल, रची गई प्रार्थनाएं, अजाने आरतियां तुझे मनाने को। कोई रोशनी कोई रंग नहीं है बाहर, जो है सो बस है मेरे भीतर बसे तेरे एहसास में, क्योंकि तेरे ही जन्म से जन्मे हैं सारे एहसास। तू ही तो है सावन, होली, दिवाली, ईद, सभी तीज त्योहार। तू ही तो है सृष्टि की मां मेरी बेटी। तू ही है प्रकृति पर परमात्मा का पहला हस्ताक्षर। बेटी अस्मिता के जन्म पर दिल्ली में 1985 में कही गई ये कविता। और दूसरी कविता जिसका मैं पाठ करने जा रही हूँ वो
कैलाश जी ने 1999 में लिखी थी और स्वयं वो इस कविता के बारे में कहते हैं कि जब बचपन बचाओ आंदोलन को विस्तार मिल रहा था, उस समय दुनिया बदल रही थी और आधुनिकता की दौड़ से अपने कार्यकर्ताओं को भी आगाह करने की चिंता से जन्मी है ये कविता, एक चेताने की कोशिश। ढेरों कंप्यूटर हो गए हैं इर्द गिर्द, ढेरों कंप्यूटर हो गए हैं मेरे इर्द गिर्द, लेकिन वे आंखें नजर नहीं आती जो दर्द में बेझिझक रो उठे और खुशी में सहजता से मुस्कुरा दे। भाग तो रही है मेरे आसपास पूरी भीड़, लेकिन वे पांव कहीं नजर नहीं आते जो बिछड़े हुए किसी बच्चे को मां की गोद तक पहुंचाने की खातिर बेचैन हो उठे। इतनी जल्दी जल्दी मिल रहे हैं ढेर सारे हाथ एक दूसरे से, लेकिन कोई दिल मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। सजे धजे हैं सारे के सारे चेहरे, मगर कोई भी चेहरा टीबी की शिकार होकर मरी गुलाम बच्ची गुलाबों और मालकिन के हाथों दागे गए अशरफ की पीड़ा को महसूस करने वाला चेहरा नहीं है। हाय हेलो के शोर में सुनाई नहीं देती किसी दिल की धड़कन। ऐसे में चलो चलें एक लंबी, बहुत लंबी यात्रा पर, जंगलों, नदियों, समंदरों और पहाड़ों के रास्ते चले इस यकीन के साथ कि खूबसूरत पेड़ों से उगते, निर्मल नदियों में बहते उतराते, ऊंचे पहाड़ों पर तने खड़े, गहरे समंदरों की लहरों पर तैरते, हाथ पांव चेहरे और दिल सब मिलेंगे। हमें जोड़ना इन टुकड़ों को और बनाना है विश्व मानव, जो मुस्कुराती गुलाबों हो, खिलखिलाता अशरफ हो और हो उन्हीं की मां, बहन, पिता और भाई। अद्भुत रचते हैं आप कैलाश जी, और आप इतना अद्भुत काम कर रहे हैं। आपने मुझे अपनी बहन माना है, तो एक बहन की ओर से अपने भाई को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहें, शतायु हों, और आप इसी तरह से सार्थक काम करते रहें और बचपन लौटाते रहें। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कवि, कलाविद, आलोचक और लेखक यतीन्द्र मिश्र। उनकी पुस्तक लतासुर गाथा के लिए स्वर्ण कमल 2016-17 से सुसज्जित आज हमारे बीच कैलाश सत्यार्थी जी की अगली कविता लेकर प्रस्तुत हैं। आइए सुनते हैं यतीन्द्र जी के द्वारा कैलाश सत्यार्थी जी की कविता। नमस्कार, मैं यतीन्द्र मिश्र नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी के जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सत्यार्थी जी से एक बहुत ही पारिवारिक सा लगाव, एक रिश्ता रहा है, आत्मीय रिश्ता रहा है। वैसे वो मुझे अपना मित्र कहते हैं, लेकिन मैं इसकी अर्हता नहीं रखता, मैं उनसे बहुत छोटा हूँ। वो मुझे स्नेह देते हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उनके जैसा मिलनसार, बहुत ही हरदिल अजीज शख्सियत हमारे बीच है, और अपने प्यार से, अपनी चेतना से, अपने कर्मों से उन्होंने बचपन की फुलवारी में जो फूल खिलाए हुए हैं, जो बच्चों का काम, वो उन्होंने बच्चों को उनका सम्मानित जीवन जीने की जो सारी चीज़ें मुहैया कराई हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ऐसे बढ़िया मेधावी लोगों को देख करके, ऐसे यशस्वी लोगों को देख करके, जिनका कार्य पूरी दुनिया सराहती है, खुशी होती है कि हम सब भी उनसे जुड़े हुए हैं। मैं सत्यार्थी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके जन्मदिन पर, और उनकी 2 कविताएं उनके जन्मदिन पर पढ़कर अपनी आवाज में उन्हें एक भेंट देता हूं। पहली कविता है बिन मौसम के आया पतझड़। मेरे दरवाजे के बाहर घना पेड़ था, फल मीठे थे, कई परिंदे उस पर गुजर बसर करते थे। जाने किसकी नजर लगी या जहरीली हो गई हवाएं। बिन मौसम के आया पतझड़ और अचानक बंद खिड़कियां कर मैं घर में दुबक गया था। बाहर देखा, बदहवास से भाग रहे थे सारे पक्षी। कुछ बूढ़े थे तो कुछ उड़ना सीख रहे थे। छोड़ घोंसला जाने का भी दर्द बहुत होता है। फिर वे तो कल के ही जन्मे चूजे थे, जिनकी आंखें अभी बंद थी, चोंच खुली थी। उनको चूम चिड़ैया कैसे भाग रही थी, उसका क्रंदन, उसकी चीखें, उसकी आहें कौन सुनेगा कोलाहल में।
घर में लाइट देख परिंदों ने शायद ये सोचा होगा, यहाँ जिंदगी रहती होगी, इंसानों का डेरा होगा। कुछ ही क्षण में खिड़की के शीशों पर, रोशनदानों तक पर कई परिंदे आकर चोंचे मार रहे थे। मैंने उस माँ को भी देखा, फेर लिया मुंह। मुझको अपने बच्चों की चिंता थी। मेरे घर में कई कमरे हैं, उनमें एक पूजा घर भी है, भरा हुआ फ्रिज है, खाना है, पानी है। खिड़की दरवाजों पर चिड़ियों की खटखट थी। भीतर टीवी पर म्यूजिक था, फिल्में थी। देर हो गई, कोयल तोते गौरैया सब फुर हो गए। देर हो गई, रंग गीत सुर राग सभी कुछ फुर हो गए। देर हो गई, कोयल तोते गौरैया सब फुर हो गए। देर हो गई, रंग गीत सुर राग सभी कुछ फुर हो गए। ठगा ठगा सा देख रहा हूँ आसमान को, कहाँ गए वो जिनसे हमने सीखा उड़ना। कहाँ गया एहसास मुक्ति का, ऊंचाई का और असीमित हो जाने का। पेड़ देखकर सोच रहा हूँ, मैंने या मेरे पुरखों ने नहीं लगाया, फिर किसने ये पेड़ उगाया। बीज चोंच में लाया होगा उनमें से ही कोई, जिनने बोए बीज पहाड़ों की चोटी पर। दुर्गम से दुर्गम घाटी में, रेगिस्तानों वीरानों में, जिनके कारण जंगल फैले, बादल बरसे, चली हवाएं, महकी धरती। धुंधला होकर शीशा भी अब दर्पण सा लगता है। देख रहा हूं उसमें अपने बौनेपन को और पतन को। भाग गए जो मुझे छोड़कर, कल लौटेंगे सभी परिंदे। भाग गए जो मुझे छोड़कर, कल लौटेंगे सभी परिंदे। मुझे यकीन है, इंतजार है, लौटेगी वह चिड़िया भी चूजों से मिलने। उसे मिलेंगे धींगा मुश्ती करते हुए सब मेरे घर में। सभी खिड़कियां दरवाजे सब खुले मिलेंगे, आसपास के घर आंगन भी बाह पसारे खुले मिलेंगे। लौटेगी वह चिड़िया भी चूजों से मिलने, उसे मिलेंगे धींगा मुश्ती करते हुए सब मेरे घर में। सभी खिड़कियां दरवाजे सब खुले मिलेंगे, आसपास के घर आंगन भी बाह पसारे खुले मिलेंगे। और एक दूसरी कविता मैं पढ़ रहा हूँ जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और इधर की हाल की कविताओं में है, मेरी खास पसंद की कविता है। सत्यार्थी जी, बहुत आदर के साथ मैं आपको ये अर्पित करता हूँ। और नया साल अभी शुरू ही हुआ है तो ये बहुत सामयिक भी लगता है। नए साल में चुप्पी तोड़े, नए साल में चुप्पी तोड़े, चलो हवाओं का रुख मोड़े। गूंगे कब तक बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे बहरे। हम तो आंखों वाले अंधे, भीड़ भाड़ के नकली चेहरे। छोड़े अब पाखंड साथियों, आओ खुद को खुद से जोड़ें। नए साल में चुप्पी तोड़े। हर ऊंचाई से हम ऊंचे, हर गहराई से भी गहरे। जन की आजादी पर अब से नहीं रहेंगे धन के पहरे। हर ऊंचाई से हम ऊंचे, हर गहराई से भी गहरे। जन की आजादी पर अब से नहीं रहेंगे धन के पहरे। भीतर की ताकत पहचाने, औरों को तकना अब छोड़े। नए साल में चुप्पी तोड़े, नए साल में चुप्पी तोड़े, चलो हवाओं का रुख मोड़े। हवाओं का रुख मोड़ने की जो ये प्रार्थना या जो आह्वान श्री कैलाश सत्यार्थी अपनी इस कविता में करते हैं, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और समाज के हर तबके के नागरिक के लिए, ये एक प्रेरणा है कि हमें अगल बगल नहीं तकना है, आगे बढ़ना है और अपनी चुप्पी तोड़नी है। नए साल में नए आगाज, नए परिवर्तन के साथ और हवाओं का रुख मोड़ना है। कहा जाता है कि समय में वही लोग बड़े होते हैं जो हवाओं का रुख मोड़ते हैं, जो अपने दस्तखत खुद समय पर करते हैं। सत्यार्थी जी ने किया है। उनकी कविता की प्रेरणा से किशोर और युवा अपने जीवन को बदल सकें, कुछ ऐसा कर सकें कि समय पर हस्ताक्षर कर सके और हवाओं का रुख मोड़ सके, तो ये उनके जन्मदिन के लिए भी सबसे बड़ी उन्हें भेंट होगी। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उनसे जुड़ा हूँ और इस वीडियो संदेश के माध्यम से 11 जनवरी को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप दीर्घजीवी हो, यशस्वी हो और आपका काम और फैले और बहुत सारे बच्चे आपके हाथ से तराशे जाएं और उनको एक बेहतर भविष्य मिले, उनको नई उड़ान मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं सत्यार्थी जी। आइए अब सुनते हैं आदित्य ओम जी से कैलाश सत्यार्थी जी की कविताएं। आदित्य ओम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने नाम हैं।
हिंदी में बंदूक और अलिफ जैसी फिल्मों में अवार्ड विनिंग किरदार निभा चुके हैं और मासाब और मैला जैसी अवार्ड विनिंग और चर्चित फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं। तो आइए सुनते हैं आदित्य ओम जी से कुछ कविताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आदित्य हूँ। आज बहुत ही प्रफुल्लित और उल्लासित मन से आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। आज मेरी खुशी की वजह यह है कि माननीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी का जन्मदिन है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी ना ही सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरे विश्व की शान है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में अक्सर उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है, इंस्पायर किया है और कुछ कारणोंवश मेरा उनसे एक गहरा आत्मीय रिश्ता बन गया है। आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनकी 2 कविताएं जो उन्होंने आपातकाल के समय लिखी थी, उनकी वो 2 कविताएं मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये कविताएं मुझे भी बहुत शक्ति और बल देती हैं, क्योंकि अभिनेता और निर्देशक होने के अलावा भी मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मेरी भी रगों, नसों, मस्तिष्क और हृदय में देश प्रेम बसता है। ये कविताएं श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने इमरजेंसी के दौरान लिखी थी, लेकिन ये कालजयी रचनाएं हैं। ये शायद आज भी, कल भी और हमेशा उतनी ही प्रासंगिक रहेंगी। तो पुनः फिर से माननीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कविताएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, प्रकृति से यही याचना है, कायनात से यही गुजारिश है कि हमारे देश में अगर कैलाश सत्यार्थी जी जैसे 100 लोग हो जाएं तो वाकई इस देश की दशा और दिशा हमेशा के लिए सुधर जाएगी और विश्व गुरु का जो सपना है वो पूर्ण हो जाएगा। तो बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए हम इनकी इन 2 कविताओं को सुनते हैं। मेरी छोटी सी कोशिश है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ठीक लगे। पहली कविता है आग की तलाश में। इमरजेंसी के दौरान लिखी गई कविता थी, तो हम लोग इसका संदर्भ तो अच्छे से समझ सकते हैं। आग की तलाश में। तुम्हारा यह सवाल कितना बेमानी है कि रोज रोज क्या ढूंढता फिरता हूं मैं। पिछले दिनों शहर की उस बड़ी लाइब्रेरी से लगा संसद भवन और लाल किले के इर्द गिर्द तक कुछ और नहीं, मैं अपना देश खोज रहा था, मेरा अपना हिंदुस्तान। किंतु ये बेवकूफी शब्द का सबसे सटीक अनुवाद निकला जब उस दिन ट्रेन से फेंका गया एक जूठा दोना पकड़ने को बेतहाशा झपटी बच्चों की भीड़ में मुझे मेरा देश मिल गया था, जिसकी भाषा, जाति, मजहब और कुछ नहीं, सभी कुछ केवल भूख थी। मेरी मेज पर रखे ग्लोब का एक हिस्सा बड़ी बेरहमी से नोच लिया है कुछ भेड़िया नुमा नाखूनों ने। इतना ही नहीं, लेबनिंग, प्लानिंग वगैरह के नए नए नारे देकर लगातार नोचे जा रहे हैं अभी भी। ग्लोब के जिस्म से मेज पर और नीचे फर्श पर टपक रहे गर्म खून से बनी बेढब आकृतियों में पढ़ रहा हूं मैं एक संदेश।
धधकती आग का संदेश। पहले कभी देखी थी वैसी आग, मंचों पर नेताओं के जोशीले भाषण में और कवियों के क्रांति गीतों में। इसीलिए उन्हीं के आसपास खोजने लगा था गर्मी और रोशनी, लेकिन वो भी बेवकूफी साबित हुई। मैं नहीं जानता था कि अब तो हवाओं में सुनहरा लाल रंग उड़ाकर भी आग दिखाई जा सकती है। आखिर एक दिन मिल ही गई वो आग उस नौजवान मजदूर के दिल में, जिसे हर रात भेज देता है उसका हैवान जमींदार खेतों की रखवाली को। सुबह लौटने पर झोपड़ी में मिलती है उसे एक जोड़ पथराई आंखें, नुचा हुआ जिस्म, सिगरेट के ठूंठ और शराब की खाली बोतलें। अभी अभी ब्याह करके आया था। कर सको तो महसूस करो आग की गर्माहट जो उस बूढ़े आदर्शवादी आदमी के साथ चल पड़ी। हिंदुस्तान की नई पीढ़ी में धधक उठी है, जिसे गहरे तलघर में डालकर समझकर भी तुम ना समझ में नहीं बैठे। अब मैं यहीं कहीं लड़खड़ाते पांवों, रंगीन चश्मों से ढकी आंखों, बहरे हुए कानों, पथराई जुबानों और अपने घर के अंधेरों और उजालों में ढूंढ रहा हूं वे हाथ, जो हाथ भी हो और दिया सलाई की तीलियां भी, जो हाथ भी हो और दिया सलाई की तीलियां भी। तो ये वो कविता थी और आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरीके से ये कविता विद्रोह का, फ्रस्ट्रेशन का, एंग्विश का एक झंझावार सा पैदा कर देती है और दिल, मस्तिष्क और आत्मा में एक अजीब सा बवंडर, एक अजीब सा तूफान ला देती है। अब मैं उनकी एक और कविता पढ़ने का दुस्साहस करता हूं। कविता का टाइटल है एक ही धरती पर। रातों में भी बहुतेरे सूरज उगाती, एक एक बहुमंजिली इमारत के सामने। ये सारी झोपड़ियां बहुत हल्की हो गई हैं, जिन सब का एक ही सूरज हर रोज सवेरे पूरब से उगता है। वजन के इस असंतुलन से अब धरती पर कई बड़ी छोटी दरारें साफ साफ नजर आने लगी हैं। मैं जानता हूं मेरी आवाज बहुत मुश्किल से पहुंच पाएगी। माटी की काली, पीली, रंगीन रंगीन मोटी कठोर परतों से रास्ता बनाती धरती के गर्भ में, वहां जहां गर्म लावा होता है और शीतल पानी भी। तब तक मैं कारखानों की भट्टियों की 12 मासी जेठ की तपन को, हल और बैलों की तरह जुते हुए जिस्मों को अपने गीतों में पिरो कर यूं ही गाए जाऊंगा। भूख के, रोटी के, पसीने के, लूट के और मुक्ति के गीत इन्हीं दरारों के किनारे खड़े होकर। मैं जानता हूं तुम में से ज्यादातर लोग मेरे साथ मिलकर गाना तो दूर, मुझे सुनना भी पसंद नहीं करोगे। लेकिन फिर भी सुनो, सुनो कि इन दरारों से ज्वालामुखी जरूर फूटेगा और मेरी आवाज लावा को साथ लेकर ही लौटेगी एक दिन। और ये भी सुनो, वो लावा उन्हीं राजमार्गों से गुजरेगा जिन पर यह भारी भरकम बहुमंजिले इमारत है। मेरी आवाज से इसी धरती के गर्भ से अनगिनत झरने फूटेंगे और उबड़ खाबड़ धरती शीतल निर्मल जल से समतल और सराबोर हो जाएगी। ये धरती जरूर समतल और सराबोर हो जाएगी। तो ये माननीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी की दूसरी कविता थी, जिसको सुनाने का दुस्साहस मैंने किया। अगर मेरे उच्चारण, संबोधन में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो
तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और पुनः श्री कैलाश सत्यार्थी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। अब सुनते हैं अगली कविता डॉक्टर कायनात काजी से। डॉक्टर कायनात काजी सोलो वुमेन ट्रैवलर हैं, फोटोग्राफर हैं, लेखिका हैं। डॉक्टर काजी 3 सालों में 1.5 लाख से अधिक किलोमीटर की यात्रा कर चुकी हैं। उनके कई फोटो एग्जीबिशंस लिख चुके हैं और 3 किताबों प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से एक कहानी संग्रह है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर काजी को। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कायनात काजी, भारत की पहली सोलो महिला ट्रैवलर जिसने 3 साल में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट की है। मेरा कैलाश सत्यार्थी जी का अनुभव बड़ा ही आत्मीय रहा है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिसे छू लेते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। मैं उनसे उनकी पुस्तक के विमोचन में मिली थी और जिस आत्मीयता से उन्होंने मुझसे बात की, मेरे सर पे हाथ रखा, वो एक क्षण था कि उनके मुंह से निकला बहन और मैंने मान लिया कि वो मेरे भाई हैं। और शायद यही एक नाता है जो उनका पूरी दुनिया के लोगों से जुड़ता है और सबके दर्द को अपना दर्द समझते हैं। 11 जनवरी को उनका जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में उनकी कुछ कविताएं हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। इन 2 कविताओं को मैंने चुना है उनकी कविता संग्रह से। तो लीजिए सुनिए, मैं उनकी 2 कविताओं को आपके लिए पाठ करूँगी। कैलाश जी का बच्चों के प्रति जो स्नेह है वो तरह तरह से झलकता है। बच्चों के खिलाफ जो यौन हिंसा होती है उसको लेकर उनका मन रो पड़ता है। उसी भाव को उन्होंने अपने एक शब्दों में उतारा है। एक कविता है जिसका उन्वान है शर्मिंदगी में सिर झुकाना काफ़ी नहीं। हमारे बीच जब बच्चों के साथ यौन हिंसा होती है, हम सिर्फ चुप्पी साधते हैं, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। शर्मिंदा महसूस तो करते हैं पर कुछ करते नहीं। शायद इसी पीड़ा को व्यक्त कर रही है ये कविता। सुनिए। शर्मिंदगी में सिर झुकाना काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है अफसोस के आंसू बहाना। जब घोंसले से निकलकर चंदा मामा पकड़ने को बेताब हो कोमल पंख, और बाहर बुला रही ठंडी बयारों ने आंचल में छुपा रखी हो कैचियां। जब घर के आंगन में खिले नन्हे फूलों ने अभी अभी सुगंध बिखेरी हो और गली में जहरीली गैस से भरे गटर का मुंह लार टपका रहा, तब शर्मिंदगी में सिर झुकाना काफी नहीं है अफसोस के आंसू बहाना। जब भोला भाला स्वाद घुटने चलना सीख रहा और ललचा रही आइसक्रीमों, चॉकलेटों और मिठाइयों में छुपे हों खूंखार पंजे। जब स्कूल के ब्लैक बोर्ड की कालिक सपनों और मासूमियत की इबारत के साथ साथ उंगलियों तक चाटने लगी, तब शर्मिंदगी से सिर झुकाना काफी नहीं है, काफी नहीं है अफसोस के आंसू बहाना। जब भोर की अनछुई पहली किरणों को अंधेरों के राक्षस निगलने खड़े हों और कुत्ते चबा रहे हों तोतली जुबानों को, तब शर्मिंदगी में सिर झुकाना काफी नहीं है, काफी नहीं है सहानुभूति के शब्दों की लफ्फाजी। खबरें पढ़ना, देखना और भूल जाना काफी नहीं है। हटाओ हटाओ अपने कानों में ठुसी उंगलियां, खोलो आंखों पर बंधी पट्टियां, तोड़ो मुंह पर लगे ताले। खुद पर यकीन करो और यकीन करो मुझ पर कि तुम जिंदा हो। तुम्हारी आंखें अभी भी देख सकती हैं पसरता अंधेरा, अभी भी घरों, गलियारों, खेतों, बसों, कारों, स्कूलों और पूजा घरों से कुछ कुछ टूटने, चटकने की आवाजें सुन सकते हैं तुम्हारे कान। इतनी ताकत जरूर है तुम्हारे हाथों में कि ठीक से चला सके कलम, सेल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट। मुट्ठियों में भींच लो इस सारी ताकत को,
और चलो मेरे साथ, अभी चलो, क्योंकि वह कोमल पंख, नन्हा फूल, भोला स्वाद, ब्लैक बोर्ड की इबारत, उंगलियां, बेअनछुई किरण और तोतली जुबान किसी और के नहीं, सब तुम्हारी है। चलो उनके लिए बेखौफ और महफूज दुनिया बनाने के लिए चलो। तुम जितना चल सको मेरे साथ चलो। ये कविता 2017 में बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन शोषण के लिए जब कैलाश जी ने आह्वान छेड़ा था, राष्ट्रव्यापी आह्वान छेड़ा था, तब लिखी गई। मैं कैलाश जी को बचपन से फॉलो करती आ रही हूँ, उस जमाने से जब वो बच्चों को मुक्त कराया करते थे। उनके इतने बड़े बड़े काम देखकर मैं हमेशा से सोचा करती थी कि इतने बड़े काम करने वाले इंसान की ऊर्जा का स्रोत क्या है उनका एंकर। इसका जवाब मिला मुझे पहली बार जब मैं सुमेधा जी से मिली, उनकी धर्मपत्नी सुमेधा जी, और इसका व्याख्या की उन्होंने अपनी एक कविता में। तो ये कविता भी मुझे बहुत पसंद है, आइए सुनाती हूँ। कैलाश जी सुमेधा जी को ध्यान में रखते हुए एक कविता लिखते हैं उनके जन्मदिन पर, जो कि 10 मई को पड़ता है। कविता का उन्वान है तुम्ही से है रंग, रोशनी और उड़ान। कैसे कर लेती हो तुम ये कमाल, कभी धरती, कभी खाद या फिर पानी बनकर कभी। कैसे बन जाती हो तुम ही, कभी दिया, बाती तो कभी तेल। कैसे हो सकता है कि कोई आकाश, पंख और हवाएं बन जाए। मुस्कुराते मुस्कुराते फूल, चमचमाती इटलाती रोशनी और ऊंचाइयां, छू लेने के सपनों से भरी परिंदे। शायद ही कभी समझ पाए तुम्हारी अदृश्यता, तुम्हारे मौन की ताकत, खुद को जलाते रहने का सामर्थ्य और बाहर रोशनी देने के लिए खुद अंधेरे में घिरे रहने की पीड़ा। कब कब महसूस कर सकता हूँ मैं भी कि हर रंग, रोशनी, खुशबू और ऊंचाई तुमसे है। कितनी खूबसूरत कविता है ना, अपनी संगिनी को समर्पित। इन्हीं के साथ मैं कैलाश जी और सुमेधा जी को कैलाश जी के जन्मदिन के इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, देवगढ़ में रहते हुए सतपुड़ा के जंगलों से। आप हमेशा ऐसे ही ऊर्जावान रहें, युवा रहें और देश के बच्चों के लिए, मानवता के लिए लगातार अग्रसर रहें। नमस्कार।